हेलो एवरीवन। आज इस पॉडकास्ट में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक पेशेंट के लिए और पेशेंट के साथ उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स के लिए। और ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, पर इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर देवाशीष। थैंक यू सो मच डॉक्टर देवाशीष फॉर हाय डॉक्टर राहुल। सो आज का टॉपिक तुमने पहले से प्लान कर रहे हो कि बहुत खतरनाक होने वाला है। बहुत खतरनाक होने वाला है। दिस वीडियो इज अनप्रिपेयर्ड वीडियो, मतलब डायरेक्टली एक्सटेम्पोर होने वाला है। नहीं, पर इसका पर्पस ये था कि ये एक बहुत ही नाइव और बहुत ही फर्स्ट टाइम आपका इसमें हमें रिएक्शन देखना है कि हाउ यू आर आंसरिंग ऑल दिस क्वेश्चंस। तो थोड़े से टफ क्वेश्चंस, ठीक है, बट वी विल प्रिपेयर फॉर इट। यस, लेट्स स्टार्ट। तो सर, पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि पहले जो सर्जरीज हुआ करती थी उसमें जो सर्जन्स थे वो पेशेंट्स उनसे मिलते थे, वो सर्जरीज करते थे और वही पेशेंट्स को सजेस्ट करते थे कि आगे उनको क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। तो बेसिकली पहले के टाइम पर सर्जरीज वाज अ सिंगल मैन गेम, बट नाउ इट हैज बिकम अ टीम गेम। यू आल्सो नो इट। सो हाउ दिस team based approach in surgeries has actually benefited patients को particularly इस approach से क्या फायदे हो रहे हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुम अभी पहले समझो, सबसे पहला जो बेसिक ऑर्थोपेडिक इंडियन पॉपुलेशन में लोगों का प्रॉब्लम था इज गेटिंग ए प्रॉपर डॉक्टर और प्रॉपर सर्जन अवेलेबिलिटी। ठीक है, सो हम लोग पहले ऐसे वाले स्टेट में थे कि वी वर एक्चुअली गरीब कंट्रीज में हम काउंट होते थे इंडिया, और उनमें ज़्यादा लोगों के पास बेसिक हेल्थ केयर नहीं होती थी। तो बेसिक एक डॉक्टर भी अगर मिल गया तो बहुत बड़ी बात होती। स्पेशलिस्ट मिलना शुरू हुआ फिर, तो एक स्पेशलिस्ट जब मिलता था तो उसको ही सब कुछ पता होता था। ऑब्वियसली रिसर्च पहले के टाइम पे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन एक एरिया में होना भी बहुत बड़ी बात होती थी, तो उसी को सब कुछ देखना होता था। स्टार्टिंग फ्रॉम पेशेंट को डायग्नोसिस करना से लेके उसके इवन मनी टाइम टेस्ट भी डॉक्टर्स के अपने क्लिनिक में होते थे, एक्सरे सारी चीज़ें कुछ हद तक अभी भी होती है। बट उसके बाद उनको क्लिनिकली डायग्नोस करना, सर्जरी के लिए बोलना और सर्जरी करना, और करने के बाद भी रिहैबिलिटेशन वाला प्रोग्राम जो था वो सर्जन को देखना था, क्योंकि आपने किया तो आप ही की जिम्मेदारी है। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी सॉर्ट ऑफ ओल्ड स्कूल थॉट इनिशियली एंड इट एक्चुअली सर्वाइव्ड अ लॉट, जब तक कि नहीं बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन जगह जगह बनने लगे। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस एज वेल। लोग भी पढ़ के आते हैं, बहुत सवाल पूछते हैं। पहले के टाइम पे आप देखोगे तो एक ओपीडी में डॉक्टर 200-300 पेशेंट देख जाते थे। ठीक है, शेयर नंबर ऑफ एक जैसे हमारे कॉलेज डेज में, तो बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, मेरे ख्याल से 1,500-2,000 ओपीडी होती थी पेशेंट्स की, एंड देयर वर 4-5 डॉक्टर्स जो कि वो पूरा एकदम खत्म कर देते, हम ही लोग खत्म कर लेते। तो एवरीथिंग यू हैव टू डू एंड एवरीथिंग फास्ट पूरा देखा भी कि नहीं वो नहीं होता था। नाउ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स पर्सनलाइज्ड केयर। ठीक है, तो पॉइंट कि अब हम अच्छी सर्जरीज के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे रिजल्ट इंटरनेशनली आ रहे हैं वैसे ही इंटरनेशनली रिजल्ट्स लेना चाहते हैं। So with this philosophy, we have to do a lot of other things as well. तो other thing is that कि हम लोग जैसे best of the care कैसे दे सकते हैं is a teamed approach where you have orthopedic surgeon again dividing into different branches। जैसे मैं बताता हूँ कि नी का कोई स्पेशलिस्ट है, कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट है, कोई जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जन है, कोई फुट एंड एंकल ही देख रहा है, कोई अपर लिम्ब देख रहा है, कोई शोल्डर सर्जरीज देख रहा है, कोई हैंड फ्रैक्चर इंजरीज देख रहा है, कोई स्पाइन स्पेशलिटी भी, हाँ सुपर स्पेशलिटी की तरफ अब आ गए हैं। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी में यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू स्टार्ट सीइंग वेरी स्मॉल थिंग्स, तो आप उस छोटी प्रॉब्लम्स को अकेले नहीं हैंडल कर सकते। तो उस चीज़ों के लिए इवन आपको एक और बड़ी मतलब टास्क फोर्स चाहिए होता है कि आप सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन पे कैसे फोकस करोगे। तो उस रिहैबिलिटेशन में भी अगर ध्यान से देखोगे तो उस ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को भी अगर हम देखें तो वो भी ब्रेकआउट होने शुरू हो जाती है। कोई जॉइंट पर्टिकुलर स्पेसिफिक, कोई नी जॉइंट से रिलेटेड, कोई हिप जॉइंट, कोई स्पाइन का, कोई शोल्डर का, कोई हैंड एंड रिस्ट फंक्शंस के लिए। तो ऑर्थोपेडिक में जितना डेवलपमेंट होता जा रहा है उतना ही फिजियोथेरेपी में भी होता जा रहा है। अब अंडरस्टैंडिंग कि आप जैसे नी स्पेशलिस्ट के साथ नी स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट ही रखना चाहोगे। ठीक है, कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट देख रहा है, कोई प्रिजर्वेशन देख रहा है, तो वो दो अलग अलग ब्रांच है। सो नाउ इफ ए पर्सन सीज समथिंग सिंगल चीज है तो उसमें क्या है, रिजल्ट्स आउटकम डिफरेंट होने लग जाते हैं। ठीक है, जब आपका फोकस उसी जगह पे होता है तो आप और अच्छे रिजल्ट्स उसके देने शुरू करते हैं। दैट्स द
मेन मोटिवेशन टुवर्ड्स द चेंज ऑफ फिलोसफीज। तो मुझे लगता है मेरी टीम में तो ये परफेक्ट उसमें है कि सारे इवन चीज़ों के लिए हर एक अलग अलग डॉक्टर्स एलोकेटेड है, हर जॉइंट के लिए एलोकेटेड है, और उसके साथ साथ ही फिजियोथेरेपी में एलोकेशन है। सर मेडिकल साइंस में इन दिनों काफ़ी एडवांसमेंट हुई है पिछले कुछ वक्त में, और सेम ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में भी काफ़ी एडवांसमेंट्स हुई हैं। तो ऐसे कौन से रीसेंट एडवांसमेंट्स हैं जो आपको लगता है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और काफ़ी बेनिफिशियल है पेशेंट्स के लिए? देखो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक सर्जरीज एज पर से इट इज नाउ इवॉल्विंग लाइक एनीथिंग। बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गए। हर पार्ट में, हर एक मतलब डिवीजन में, जो मैंने डिवीजन अभी थोड़ी देर पहले बताया ऑर्थोपेडिक के, सब में ही कुछ ना कुछ एडवांस आ गए। उनमें से अगर मैं बोलूँ कि मेरी तरफ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड प्रिजर्वेशन आता है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का जो सबसे नया चीज़ है वो रोबोटिक सर्जरीज है, जो कि बहुत सालों से थी, अवेलेबल थी, मगर इंडिया में नहीं थी। तो इंडिया में आ गई है, ट्रेन सर्जन्स भी आ गए हैं, ठीक है। सो हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ऑलमोस्ट हमारे सेंटर में सारे पेशेंट्स का कंप्लीटली रोबोटिक सर्जरीज ही कर रहे हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल रोबोट, हर कंपनी का रोबोट है, तो हम मोर देन वन रोबोट भी यूज़ कर पा रहे हो। सेकेंड इज हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए भी हमारा रोबोट आ गया है, जो कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ इम्प्लांट पोजिशनिंग करेगा। एंड नॉट ओनली दैट, हमारा इंडिया का एक और रोबोट जो आने वाला है वो शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरीज पे आने वाला है, जो कि ईयर एंडिंग तक हमारे पास होने वाला है। तो अंडरस्टैंडिंग दीज आर ऑल रिसेंट एडवांसेस इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी इटसेल्फ, जो कि इसी साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर ही हुए हैं। वो बहुत रिसेंट हुए हैं, ठीक है। टू ए पॉइंट की पेशेंट्स आर आल्सो आस्किंग फॉर एक्यूरेट एग्जैक्ट सेम सिमिलर रिजल्ट्स, जो हम पहले शायद मुझे लगता है कि बोलने में हिचकिचाता था कि सब लोगों का एक जैसा होने वाला है, तो एक जैसा रिजल्ट सब लोगों को मिलने वाला है। उससे पेशेंट केयर भी बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली है। दिस इज वन। नंबर 2 इज रिप्लेसमेंट के अलावा जो सर्जरीज है, जैसे कि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज में अभी जैसे डे केयर की होल सर्जरी, डायग्नोसिस के समय बहुत समय क्या होता था कि हम लोग, एक वर्ड होता है डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी, मतलब डायग्नोसिस करने के लिए जॉइंट के अंदर घुसना होता था। सो क्योंकि एमआरआई भी बहुत समय हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता था, तो डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी इज लाइक एनी अदर सर्जरी। आप ओटी में लेके उसको अंडर एनेस्थीसिया आप दूरबीन को अंदर डाल के देखो, क्योंकि दूरबीन बड़ा है, कट लगा है। Now diagnosis was also an invasive procedure, बड़ा प्रोसीजर होता है। With nanoscope with us, nanoscope is basically एकदम फाइनेस्ट ऑफ, एकदम आपका जो स्पाइनल नीडल के बराबर स्कोप है, तो आप उसको दूरबीन की तरह घुटने में डाल के उससे जॉइंट में देख सकते हो, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर हो सकता है। तो दैट लोकल एनेस्थीसिया, हाँ, so that diagnosis with one single मतलब इंजेक्शन, लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्शन, आप कंफर्म कर सकते हो हाँ कार्टिलेज खराब है, या मेनिस्कस टीयर है, या आपका टॉर्न लिगामेंट है जो आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा था। तो दिस कैन बी डन इन नी एज वेल एज एंकल एज वेल एज शोल्डर, किसी भी जॉइंट पर नैनोस्कोप से देख सकते हो। सेकंड, इसके अलावा आर्थ्रोस्कोपी में जो है एक और जो रिसेंट एडवांसेस, दैट वी हैव 7K सिस्टम। जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं 4K रेजोल्यूशन, तो 7K रेजोल्यूशन वाले कैमरास आने लग गए, जैसे कि हमें क्लियर पिक्चर, क्लियर पैथोलॉजी, कार्टिलेज के लेशंस बहुत समय क्या होता है कि 4K में दिखते ही नहीं थे, मिस हो जाते थे, ग्रेड 1 ग्रेड 2, एंड दीज आर वैलिडली अवेलेबल, विजिबल, एंड विद टेक्नोलॉजी इन एडवांस हम लोग इन सर्जरीज को रिमोट एरिया से भी कर सकते हैं, 7K सर्जरीज को। तो मतलब कहीं और सर्जन बैठा हो, यहाँ पे भी आप ऑपरेट कर सकते हो। तो सर्जन फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, या फिजिकली अगर सर्जन ऑपरेट कर रहा है एंड ही वांट्स ए ओपिनियन फ्रॉम अदर सर्जन इन एनीवेयर ऑफ द वर्ल्ड, किसी से ओपिनियन लेनी है, हाँ मैं इसके साथ वो कोलैबोरेट करके सर्जरी करना चाहता हूँ, दीज थिंग्स फैसिलिटीज आर अवेलेबल। सो ये इंडिया में हमारे हॉस्पिटल में ही है। मैं अभी जो रिसेंट सारे बता रहा हूँ हमारे हॉस्पिटल के बता रहा हूँ, जो चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। सो ये मैंने अपने कॉलेज डेज में कभी यूज नहीं करी थी, जो अब मैं यूज कर रहा हूँ। इससे हमारा एक तो क्वालिटी ऑफ सर्जरीज हैव गॉन सिग्निफिकेंटली बेटर, ठीक है। इसके अलावा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे फुट एंड एंकल सर्जरीज में मैं बोलता हूँ कि MIS सर्जरीज, फुट एंड एंकल सर्जरीज पहले तो होती ही बड़ी कम सेंटर्स में थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रैक्चर एंड ऑल, फ्रैक्चर्स तो सब लोग ट्रीट करें, बट डिफॉर्मिटी करेक्शंस, ठीक है, जैसे एंकल आर्थराइटिस, एंकल लिगामेंट इंजुरीज, एंकल लिगामेंट रिपेयर, कार्टिलेज इश्यूज, ठीक है, उसके बाद हेलक्स वल्गस वगैरह, ये सब ओपन सर्जरीज की तरह होती थी। नाउ विद MIS सर्जरी एंड MIS बर्ल
सिस्टम्स के साथ ये आप मतलब की होल से कर सकते हो, मतलब हेलिक्स वल्गस करेक्शन विद ए की होल विच इज ए डे केयर प्रोसीजर। मैंने सुना ही नहीं था, मैं अपने कॉलेज डेज के बारे में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि हम कन्वेंशनली ये बोलते थे कि एक सर्जरी करा के आपको महीनों बेड रेस्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। नाउ की होल से आप जाके आप इवन एंकल आर्थ्रोडेसिस, एंकल के लिगामेंट रिपेयर्स उन छोटे की होल से ही कर देते हो, ठीक है। सो एमआईएस सर्जरीज हैं, मतलब जो एमआईएस के इंस्ट्रूमेंट्स है उन्होंने कम्प्लीटली ये सिनेरियो ही चेंज कर दिया है। समवेयर टू मेजर इन्वेसिव प्रोसीजर टू माइनर डे केयर प्रोसीजर्स पे वो शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। सो दीज आर recent advances which I think most of the patients also बहुत लोगों को पता नहीं होते, एज ए डॉक्टर्स भी बहुत को नहीं पता। एंड रूरल एरियाज में या ऐसे हाई वॉल्यूम सेंटर्स में जहाँ पे कि इतना टाइम ही नहीं है किसी को कि स्पेशलिटी वाइज इम्प्रूव करने का, मुझे लगता है वहाँ पे बहुत बड़ा एक रोल टेक्नोलॉजी का आ गया। एंड विद टेक्नोलॉजी जो बेस्ट पार्ट हमारे पास जो अभी हम रिसेंट एक और देने वाले हैं इज हाउ डू यू ऑफिशियली से कि हमारा पेशेंट जो इम्प्रूव हो गया है। सो यू शुड हैव दैट सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड एप्स व्हिच आर गिविंग डेली अपडेट। अभी ऐसे ऐप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जिनमें कि पेशेंट डिस्चार्ज के बाद खुद ही अपनी रेंज ऑफ मोशंस बता सकता है, अपडेट कर सकता है, और उसको क्लिनिकल डेटा वर्ल्ड अक्रॉस, जैसे अभी किसी का अमेरिका में अगर सर्जरी हुई है और उनका या यूरोप में सर्जरी हो, वो कहते हैं कि हमारा तो जी रेंज ऑफ मोशन या हमारी रिकवरी फास्टर है इंडियन पेशेंट से, और इंडियन पेशेंट में लगता है शायद वहाँ पे ऐसा कुछ रिकवरी हो रही है जो हम पीछे छूट रहे हैं। सो उनके साथ कंपैरिजन स्टडी लाइव हो जाएगी, इज द वे डे 1 पे डे 2 पे पेशेंट अपने इनपुट्स डालता रहेगा उन एप्स में, दे विल बी एबल टू एसेस एवरीथिंग कि हाँ मैं इतना रेंज ऑफ मोशन मुझे इस दिन पे करना है, ये टारगेट के हिसाब से जा रहा हूँ या मैं टारगेट से पीछे जा रहा हूँ, ग्लोबली कंपेयर कर पाएगा। These sort of technologies have completely changed, drastic scenario change करने वाली, ठीक है। And I feel technology is one of the biggest boom which we have, and उसके साथ changes in मतलब सर्जरी एंड एक पेशेंट का रिलायबिलिटी बहुत होने वाली है कि हाँ मेरे साथ कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। करेक्ट। मैंने टाइम ये सवाल होता है, हाँ उनको लगता है कि पेशेंट अपसेट है, पेशेंट सोचता है डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर कहता है सब कुछ ठीक है, तो डिस्कनेक्ट रहता है। नाउ इफ दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स अवेलेबल जिसमें कि वो ये देख सकते हैं अमेरिका में पेशेंट भी इतने दिन में रिकवर हो रहा है या मैं डिलेड हो रहा हूँ, देन दे कैन आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस। सो दिस इज व्हाट आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग व्हिच वी आर प्रोवाइडिंग इन आवर हॉस्पिटल्स, डे इन एंड आउट हम लोग यही देते हैं। सर रोबोट्स, अगर मैं नक्शल आपसे पूछूं अपनी ऑडियंस के लिए, कैसे एक सर्जन को असिस्ट करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी? This is not complete robotic surgery, this is robotic assisted surgery. So robot हमें सारी चीजें, जैसे कौन सा अलाइनमेंट कितना होना चाहिए पेशेंट को, कितना पैर को सीधा करना है, कितना टेढ़ा करना है, एग्जैक्ट इम्प्लांट पोजीशन, हमारा पोजीशन ऑफ इम्प्लांट सही है या नहीं है, कैसा होना चाहिए बिफोर डालने से पहले, हम उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, डालने के बाद क्या ये पोजीशन है कि नहीं है, क्या एग्जैक्ट साइज होने वाला है पेशेंट का, कौन सा बेटर फिट होने वाला है। सो ये सारी डिटेल्स हमें सारी देता हुआ चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप एक तो अंदाजा पहले ही बना लेते हो कि क्या होने वाला है, क्या करने वाला हूँ, ठीक है। आप उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अभी क्या होता था, पहले हमने सर्जरी की अपने अंदाजे से कि सर्जरी होने के बाद वी यूज्ड टू वेट फॉर एक्सरेज टू टेल अस आफ्टर द सर्जरी कि वो कैसा हुआ है, अच्छा हुआ है, क्या खराब हुआ है। नाउ परसिस्टेंटली इनसाइड द थिएटर दिस हैपेंस एंड इट टेल्स अस कि हमारा हिप का, नी का, शोल्डर का इम्प्लांट एग्जैक्ट पोजीशन पे है कि नहीं, साइजेस एग्जैक्ट है कि नहीं। अभी मुझे सोचो जूता ट्राई करने जाते हैं, तुम जाते हो, तुम ट्राई करते हो, तुम्हारा 9 आता है, कभी तुम्हारा 10 आता है, तुम खुद पहन के फील लेके बताते हो कि मुझे 9 सही लग रहा है या 10 सही लग रहा है, ठीक है। तो पहन के फिट करते हो। अभी हमें पेशेंट को चीज पहले से अगर बता सके कि हाँ ये इम्प्लांट 9 फिट होगा या बहुत समय इन बिटवीन हम ऑन टेबल भी पहले ये होता था कि हाँ 4 लगाए या 5 लगाए या बीच वाला इम्प्लांट लगाए या बड़ा वाला लगाया, ठीक है। बट दैट व्हेन द computer tells you or the robot tells you that this is going to be perfect for him or her and we check it again with our clinical acknowledgement, तो मैंने रियलाइज किया कि वो हमें ज्यादा बेटर गाइड करते रहे। और ओटी टेबल पे आपको अगर कोई चीज पता चल जाती है, यू आर मोर हैप्पी एंड यू आर मोर रिलायबल अबाउट द रिजल्ट्स एंड अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छा आता है। तो दैट इज एक्चुअली 2-3 स्टेप्स। सर्जरी के समय आपको रोबोट ने गाइड किया, सर्जरी हमने रोबोट के साथ करी, आपको एश्योरेंस आया कि हाँ ये ठीक होने वाला है, एंड द रिजल्ट इज गुड विद द सॉफ्टवेयर शोइंग दैट यस यू आर डूइंग
एग्जैक्टली एज पर बेंचमार्क, वर्ल्ड स्टैंडर्ड बेंचमार्क। मुझे Correct, लगता है हम correct. शायद वर्ल्ड स्टैंडर्ड बेंचमार्क भी क्रॉस चेंज करने वाले हैं कुछ सालों के अंदर, बिकॉज शेयर वॉल्यूम नंबर ऑफ सर्जरीज। सर्जरीज दैट वी डू हियर एग्जैक्टली सर। अभी जैसे हमने ये डिस्कशन किया कि टेक्नोलॉजी बहुत असिस्ट करती है आजकल आपको और आजकल सर्जरीज में। उसका एक एडवांटेज ये तो है एक पेशेंट के लिए कि उसका जो पोस्ट ऑप जो उसमें चेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसको नज़र आते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए वो फ्री भी हो जाते हैं, बहुत कुछ कर भी लेते हैं। सो पोस्ट ऑप जो बेटरमेंट है वो इन असिस्टेंस की वजह से काफ़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन एक और चीज़ जो है पेशेंट्स के साथ में वो ये होता है कि ड्यूरिंग द सर्जरीज जो पेशेंट में डैमेजेस होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं, बिकॉज आप उन्हीं स्ट्रक्चर्स को टैप कर रहे हो जिनको आपको एक्चुअली में ओपन करना है या इंसर्ट करना है। that's a very very accurate point. Now मैं बता रहा हूँ कि पहले हम लोग सर्जरी के लिए जितना बड़ा खोल के पूरा चारों तरफ घुटने को देखने की जरूरत होती है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, अलाइनमेंट चेक करने के लिए इतना ओपन करना पड़ता था, वो सब करने की जरूरत ही नहीं होती है। एग्जैक्टली। So the moment you have stopped open, मतलब आपको जरूरत नहीं है तो आप कम ओपन करोगे, तो आपको सिर्फ उतना ही ओपन करना है जितना में इम्प्लांट अंदर चला जाए। तो दैट्स वेयर MIS सर्जरीज विद रोबोटिक्स आर पॉसिबल, जो कि कन्वेंशनल सर्जरी में मिलते थे। अब तुमने छोटा इंसिशन ही दिया तो एकदम लॉजिकली अगर सोचो कि छोटा इंसिशन दिया है तो तुमने छोटी एरिया पे टिश्यू को हैंडल किया है, छोटे कट के थ्रू गए। अब अगर मैं कन्वेंशनली छोटा करने जाता हूँ मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ, मसल्स को खींचूंगा, वो टानूंगा, हो सकता है कि बहुत ज्यादा इंजुरीज छोटा दिखाने के चक्कर में कर देता, जो कि अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छोटे इंसिशन से ही मुझे उससे ऊपर खोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, विद रोबोटिक सर्जरी मुझे जितना मैक्सिमम अमाउंट खोलना है उतना ही खोलना है और मैं उतने में इम्प्लांट को फिट करके आ जाऊंगा। और उसके बाद मेरे दिमाग में ये रहेगा कि हाँ, दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन वेयर इट शुड हैव गॉन। सो दिस इज ए डेफिनेट मतलब इम्प्रूवमेंट। मतलब तुम ये बोलो कि मुझे आज रोबोटिक सर्जरी और कन्वेंशनल से, देखो कॉस्ट के कारण दोनों ही करनी पड़ती है, तो तुम मुझे पूछो ये कौन सी आपको बेटर लगेगी, रोबोटिक हमेशा। मैं पेशेंट के सामने ये एक्सप्रेशन शायद दूं या नहीं दूं, बट बिकॉज आई एम मोर कॉन्फिडेंट, आई एम मोर रिलायबल एंड आई एम एक्चुअली अवेयर कि मैं कब गलत करने वाला हूं, तो somebody tells me in between कि हाँ भाई अभी कुछ गड़बड़ होने वाला, रुक जाओ। That's what you need, a genuine assistant who actually tells you। अब यूजुअली क्या होता है कि नॉर्मली कन्वेंशनल सर्जरी तुम जिसको साथ असिस्ट कर रहे हो वो तुम्हारा जूनियर बंदा होता है। एग्जैक्टली, आप ही वहाँ पे सबसे senior। आप मैं ही सबसे कोई बड़ा गाइड senior, करने वाला हाँ तो वो कोई मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा था ना। रोबोट हैज नथिंग वो कि वो मेरे को हमेशा फॉर्म में हाँ बोलने वाला है, वो हमेशा बताने वाला है कि गलत होने वाला है, रुको। दैट्स व्हाट यू वांट टू नो कि somebody is actually guiding you as well। ठीक है, सो रिलायबिलिटी एंड प्रिसिजन बढ़ ही जाता है सिंपली। सर अगर इतना प्रिसीजन है मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज में और रोबोट असिस्टेड सर्जरीज में, तो आजकल फिर भी क्यों ये सर्जरीज, ओपन सर्जरीज अभी भी हो रही हैं? और इवन हमारे टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी नहीं, टियर 1 सिटीज में भी वो सर्जरीज अभी भी हो रही है। मे बी उसका एक रीजन हो सकता है कि जो सर्जन्स हैं वो मे बी दे prefer their own experience, their own practice which they are doing since quite a long time over the technology। इसमें दो तीन चीजें आ जाती है। सबसे पहला जो चीज आती है, लोगों को ऐसा लगता है कि रोबोटिक सर्जरीज बहुत कम्बरसम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि लोगों को लगता है कि मैं 30 मिनट में ना नी रिप्लेसमेंट कर देता हूँ, 40 मिनट में कर देता हूँ, रोबोट के साथ में 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा। ऑब्वियसली किसी भी टेक्नोलॉजी को हम लेते हैं तो इनिशियल सम डेज इट इज गोइंग टू बी लर्निंग कर्व, तो टाइम बढ़ेगा। दैट्स व्हाट यू डू ए सैक्रिफाइस। मैं तुम्हें ये बताता हूँ, टाइम प्रेशर के कारण जो लोग सोचते थे वे एक्चुअली ब्रीच दैट टाइम पीरियड। जो हम नॉन सर्जिकली मतलब नॉन रोबोट के सर्जरी के साथ जो टाइम था उससे भी कम में आ गए। विद टेक्नोलॉजी यू विल इवेंचुअली एंड अप बीइंग फास्टर, नेक्स्ट फास्टर एंड एक्यूरेट। सेकेंड चीज क्या है कि लोगों को कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें अगर नोकिया 1100 यूज करने की आदत पड़ी है और आज भी तुम वही यूज करते हो, तो तुम्हारे हाथ में कोई भी अगर आके सैमसंग का या आईफोन का रिसेंट मॉडल हाथ में दे देगा तो तुम कहोगे यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूंगा। सो सबसे पहला जो वो होता है कि चेंजिंग विद द टेक्नोलॉजी भी पॉसिबल। लोगों को लगता है कि क्यों यार मैं क्यों पकड़ू छेड़ू, क्यों, मेरे तो बढ़िया काम चल रहा है। ठीक है, नाउ इन सम सेंटर्स आई हैव सीन पीपल आर सीइंग लैक्स ऑफ पेशेंट टुगेदर। ठीक है, साल भर में इतने पेशेंट देख रहे हैं, महीने में इतने पेशेंट देख रहे हैं, दिन में 200-300 पेशेंट देख रहे हैं।
तो लोग लगता है कि 200-300 पेशेंट देख रहे हैं तो सारे जो है सही चल रहे हैं, तो मुझे और इम्प्रूव करने की जरूरत क्या है। तो लगता है वो चेंजेस आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि अभी लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में और भी डॉक्टर्स बहुत आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर क्वालिटी पे बात करने लगेंगे सब लोग चेंज होंगे, होना ही होगा। कन्वेंशनल सर्जरी से टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है कि ऑर्थोपेडिक इज द ओनली डिपार्टमेंट जिसमें टेक्नोलॉजी सबसे लास्ट में पेनिट्रेट कर पाई है। अभी भी हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, एंड दैट्स बिकॉज कि पहले की ट्रेनिंग और अभी की ट्रेनिंग में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। बट आई फील कि टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू ब्रीच ऑल गैप्स, भर देंगे। ठीक है, लोगों को लगता है फर्स्ट टाइम भी टफ यूज करना है। अभी किसी से पूछा आईफोन जो रेगुलर यूज कर रहे हैं, वो सैमसंग का न्यूएस्ट रिसेंट फोन यूज कर रहा है, वो ही विल ऑलवेज प्रेफर दैट। ठीक है, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज रोबोट। मुझे लगता है इट्स मेयर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में पूरे इंडिया में हर शहर में हर जगह पे होगा रोबोटिक सर्जरीज, बिकॉज प्रिसीशन, एक्यूरेसी, size of incision, patient recovery, everything is going to improve. सर प्री ऑप रिहैबिलिटेशन को आजकल सर्जन जैसे आप भी काफी प्रेफरेंस देते हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या चेंजेस हैं जो आपको दिखते हैं? और मैं तुमको बताता हूँ, मैं जिस कॉलेज से पास आउट हुआ, इतना हाई वॉल्यूम सेंटर था, वहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन इतने सारे थे, या पीजी स्टूडेंट्स, रेसिडेंट्स इतने सारे थे, बट वहाँ पे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में 3 ही लोग थे टोटल। ठीक है, टोटल मतलब टॉप टू बॉटम जितने लोग हैं मिला के 3 लोग, एंड हर पेशेंट में हम लोग पेशेंट को लिख रहे होते हैं एक्सरसाइज एंड रेफर टू पीएमआर। अरे अगर मैंने खुद दिन में 200 पेशेंट देखे तो कम से कम 150 प्रेस्क्रिप्शन में लिखता था। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ अगर हमने इतने देर फिजियोथेरेपी वो क्या कर रहे होंगे। सही, ठीक है, इम्पॉसिबल। सही, ठीक है, रिहैब में एक बंदे को, एक डॉक्टर को एक पेशेंट को देखने में कम से कम 40-50 मिनट लगने वाले हैं। तो अंडरस्टैंड, व्हेन यू थिंक अबाउट क्वालिटी ऑफ सर्जरीज, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रिहैबिलिटेशन एज वेल। पोस्ट ऑप रिहैबिलिटेशन के बारे में सब लोग सोच रहे होते थे। अब मेरे हिसाब से मैं जो सर्जरीज कर रहा हूँ वो कोल्ड सर्जरीज में मानता हूँ। कोल्ड का मतलब कि आज ही कुछ करने से अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए पेशेंट सालों सोच रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, सोच समझ के डिसाइड करने होते हैं। तो ये सोचने समझने वाला जो इनिशियल पीरियड है, जिसमें उन्होंने मन नहीं बनाया, दैट इज द राइट पीरियड ऑफ प्रीहैबिलिटेशन, प्रिपरेशन। ठीक है, एग्जाम देने से पहले लोग पढ़ के जाते हैं, एग्जाम सर्जरी कराने से पहले, बड़ी से बड़ी सर्जरी कराने से पहले लोग सोचते नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो प्रीहैब होना चाहिए। आई एम प्रो प्रीहैब, आई डोंट शाई कि रोबोटिक सर्जरी यूज कर रहा हूँ तो मैं एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, when you want to get a surgery done, you should get best out of it. So don't leave any point. मतलब being a surgeon, मैं अगर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा एकदम स्पेसिफिक फोकस्ड हूँ, तो मुझे लगता है कि रिहैबिलिटेशन वाइज यू शुड ऑल्सो बी फोकस्ड। और ये याद रख लो कि एवरीथिंग needs to be perfect for a perfect surgery. समझ रहे हो? It is not just कि the surgeon did it well, पेशेंट ने एक्सरसाइज नहीं किया या फिजियो रिहैब पे कोई नहीं आया, इट इज अ टीम, परफेक्ट टीम। पेशेंट, फिजियो एंड सर्जन तीनों मिलके परफेक्शन दे सकते हैं। एंड विद रिहैबिलिटेशन में इतने एडवांसेस आ गए, इतनी मशीन्स आ गई, इतनी चीजें आ गई हैं जिससे कि हम इवन एकदम बेड रिडन पेशेंट को भी तेज भगा सकते हैं, तेज काम करा सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ टीम गेम एंड प्रीहैब इज मोर इम्पोर्टेंट देन पोस्ट हैब। प्रीहैब ज्यादा करोगे तो पोस्ट हैब की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाट आई थिंक मैसेज शुड बी कि बिफोर हैंड आना चाहिए, सर्जरी के बाद कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली। सर मेरे दादाजी की सर्जरी हुई थी तकरीबन 12-15-16 साल पहले, ठीक है सर्जरी थी। तो उनके सर्जन ने उनको बोला कि आप अभी तो सर्जरी के बाद 5 दिन रेस्ट कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे वॉकर से वॉक कीजिए और 1 महीने बाद जो है आप रेलिंग पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़िए, और सीढ़ियाँ चढ़ना इज लाइक द एंड एक्टिविटी फॉर यू टू डू, और उसके बाद आप मतलब आप ठीक हो जाएंगे। आज मैं जब देखता हूँ आप जब सर्जरी PKI या THR अपने पेशेंट्स की करते हैं, यू आर मेकिंग योर पेशेंट टू वॉक ऑन द डे नॉट ऑफ द सर्जरी और मैक्सिमम ऑन डे नेक्स्ट। तो उस पेशेंट के लिए जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग आप सेट कर रहे हैं अपने पेशेंट के लिए, या जो मेरे दादाजी के साथ मेरे उनके डॉक्टर ने सेट की हुई, उन दोनों में काफी फर्क है। आज आपके पेशेंट सर्जरी के बाद भाग भी रहे हैं, वो ट्रैक भी कर रहे हैं, वो मैराथन भी कर पा रहे हैं। तो ये चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन सेटिंग जो पिछले कुछ समय में हुआ है,
एक इसका रीजन है जो एडवांसमेंट्स हमारे सर्जरीज में हुई हैं, पर अगर आज भी वही मेथड ऑफ सर्जरीज को ऑप्ट कर रहे हैं कुछ सर्जन्स, तो एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स तो सर फिर चेंज नहीं होने वाली। तो एक पेशेंट के लिए क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक राइट डॉक्टर को मिलके राइट अप्रोच ऑफ सर्जरी को ही एंड्योर करे, ताकि उसके साथ आगे आने वाली चीजें जो है वो काफी रिलैक्सिंग हो, जो पहले नहीं हो पा रही थी। देखो पेशेंट की एक्सपेक्टेशन जो है वो सर्जन ही सेट करता है हमेशा, ऑलवेज। हमें पता ही नहीं है इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमें एक्सपेक्टेशन रखने क्या चाहिए। नाउ मेरा जो है ये अर्ली मोबिलाइजेशन का, इट इज नॉट व्हाट आई वांटेड टू डू। मैंने ये रियलाइज किया कि इंडियन पेशेंट्स को बेड रेस्ट बोलने से 2 कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। एक तो डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, क्लॉट बनते हैं। वैसे ही बूढ़ा पेशेंट है, उनको थ्रोम्बस के चांसेस ऑलरेडी ज्यादा होते हैं, बेड रिटर्न रख देते हैं। ये कहानी सबके मुंह से सुनता हूँ कि हाँ फलाना जी घर के पे तो सर्जरी के बाद मौत हो गई। अरे क्या, कैसे हो सकता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड द बिगेस्ट रीजन वाज बेड रिटर्न पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट वाज इन्फेक्शन। अभी पेशेंट जाते हैं हॉस्पिटल में तो जी 7 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, पैकेज ऐसा है। अरे पैकेज में जहर देंगे तो खा लोगे क्या? नहीं ना। तो वैसा ही चीज है कि आपको अपने हिसाब से देखना है। आप जितना ओवरस्टे करते हो हॉस्पिटल में, इन्फेक्शन एंड डीवीटी, दीज वर द 2 बिगेस्ट रीजन ऑफ फेलियर ऑफ सर्जरी इन इंडिया। ठीक है, नाउ मैंने ये रियलाइज किया, जर्मनी में गया मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जर्मनी में सुबह पेशेंट की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, हम सारा ओटी खत्म करके शाम को मैं ओटी से बाहर निकल के स्टेयरकेस से जा रहा हूँ। जाते वक्त मैं देखता हूँ एक आदमी मुझे जान पहचाना से दिख रहा है और मुझे हाय बोल रहा है मुझे देख के, एंड ही वाज बेसिकली स्टैंडिंग एंड डूइंग सेमी स्क्वाट्स कर रहा था रेलिंग पकड़ के। दिस वाज द सेम पेशेंट ऑफ द डे फर्स्ट सर्जरी हिप रिप्लेसमेंट हुई है उसकी। वो शाम को वहां पे सेमी स्क्वाट्स कर रहा था विद अ फिजियोथेरेपिस्ट ऑन द रेलिंग पकड़ के, एंड आई वाज सरप्राइज्ड, मैंने इसको देखा कहाँ है। देन आई रियलाइज ये तो सुबह वाला पेशेंट है। एंड आई थॉट कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरे हिप रिप्लेसमेंट के बाद 6 हफ्ते तक तो बिस्तर पे पड़ा रहता था हॉस्पिटल में पेशेंट, मतलब हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में जाता था पेशेंट। एंड दिस वाज कल्चरल। क्या मेरे लिए सब कुछ शॉक उसी दिन, एक ही दिन में, फर्स्ट मतलब वीक के अंदर हुआ है ये मेरे साथ। एंड आई आस्क्ड माय बॉस, मैंने आप लोग ऐसा क्या करते हो? तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब हमारे यहाँ प्रोटोकॉल ही ऐसा है कि शाम को पेशेंट को रिहैब कराना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ड्रेसिंग चेंज हो रही है एंड दे विल बी शिफ्टेड टू रिहैब सेंटर। वी डोंट हैव हॉस्पिटल में स्टे, लॉन्ग स्टे का कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड आई वाज सरप्राइज, मैंने ये इंडिया में क्यों नहीं है ऐसा? ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम चैलेंजेस व्हिच आई फेस। मैं आके ये चीज यहाँ पे करने की कोशिश करी। कुछ तो मेरी किस्मत अच्छी भी है, कुछ खराब भी है। आया तो सब लोगों ने बोला ये तो पागल हो गए। हम लोगों ने बोला कि फिजियोथेरेपी मतलब ये क्या बोलते हैं, सर्जरी का पैकेज 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का है, और ये ना जल्दी भगाने के चक्कर में है। ठीक है, तो आपने काफी बैकलैश। हाँ, तो ये बैकलैश था। और आई रियलाइज कि जर्मनी में क्या नहीं होता है, वहाँ डीप वेन थ्रोम्बोसिस नहीं होता, इन्फेक्शन के रेट्स कम क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में कम दिन रहता है। पेशेंट से बूढ़े पेशेंट शाम से चलने लग जाते हैं, उनको डीवीटी होने का चांसेस ही नहीं होता है। ठीक है, डीवीटी स्टॉकिंग्स लगाते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं अगले दिन। So I said, चलो, let me try it. So I tried in one of the hospital and unfortunately, COVID आ गया. Now COVID was one of the basic motivator behind not staying in hospital for a longer time. For the longer time. सबको पता चल गया कि हॉस्पिटल के पास से गए थे, इनको कोविड हो गया, हॉस्पिटल के अंदर गए थे, कोविड हो गया। So people start avoiding those extra stays. तो मेरे लिए तो मोटिवेशन ही मोटिवेशन था वो पीरियड। ठीक है, देखो कुछ खराब होता है तो कुछ अच्छा होता है। कोविड ने जितना खराब किया, कुछ चीजें उसमें बहुत अच्छी थी कि लोगों के दिमाग में इन्फेक्शन समझा दी। नाउ नोबडी वांट्स टू स्टे इन एक्स्ट्रा इन द हॉस्पिटल बिकॉज पैकेज है। अभी भी कुछ बेवकूफ लोग हैं, बट आई थिंक उनको भी चेंज कर पाएंगे। ठीक है, और दिस रिड्यूस्ड आवर डीवीटी रेट्स, आवर इन्फेक्शन रेट्स टू ऑलमोस्ट निल। वही ना बात अच्छी, विन विन सिचुएशन फॉर अंडरस्टैंडिंग की वी हैव टू चेंज। ठीक है, अभी कहीं और कुछ चल रहा है तो उसके बारे में जानना होगा। वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कुकून और बाहर जाके देखना होगा कि कर क्या रहे हैं, पूरी दुनिया क्या कर रही है। जब देखेंगे तभी तो मानेंगे, और उसी को हम प्रूव कर पाएंगे अपने यहाँ पे। हमारे इंडियन लोगों के दिमाग से ये निकालना डर कि सर्जरी फेल होती है, उसको हटाने के लिए सब चीजें करनी पड़ती है, दिखाना पड़ेगा उनको रिजल्ट्स। एंड आई एम द राइट पर्सन। हम डॉक्टर्स दिखाते ही नहीं, बताते नहीं है। यहाँ गाइडलाइन बना दिया कि कोई ऐड नहीं देना है, किसी को बताना नहीं है कि आपने क्या किया है। क्यों? पेशेंट का हक है जानना। अरे जो जितने भी मतलब व्हाट्सएप पे आप देखो कि ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कोई काम ना किया हो, कोई आयुर्वेदिक तेल बेच रहा है, कोई
जादूगरी तेल बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, कुछ भी तरह की चीजें बिक रही है, कह रहे हैं कि आपका एक्सरे एकदम नॉर्मल हो जाएगा, वो 100% अखबार में छाप दे रहे हैं, बट उन लोगों के अगेंस्ट में कुछ वो नहीं, धोखाधड़ी का वो नहीं बनता, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं बता सकता कि आपने अच्छी सर्जरी करी है, आप बिल्कुल नहीं बताना किसी को कि आपने करा है, आप पब्लिसाइज नहीं कर सकते। क्यों? I am the right person to guide them. These are the things, these are the results which can come after a good surgery, after a good rehabilitation, after a proper trained way of taking out patients, कि उनको अच्छा समझाया जाए। बट हमें रेगुलेशन से इतनी ज्यादा, मैं तो रेगुलेशंस के उस पर मैं मानता हूँ, मैं हर पेशेंट से इसलिए कंसेंट उनको मुंह से ही बुलवाता हूँ कि हाँ आपकी वीडियोस क्या मैं यूज कर सकता हूँ, आप मेरा ब्रांड एम्बेसडर है पेशेंट, ठीक, अच्छी सर्जरी हो, मैं नहीं बोलूँगा मेरे पास करा, और पेशेंट बोलेगा कि मेरा पेशेंट कह रहा है, मैं कहना चाहता हूँ पेशेंट के थ्रू की सर्जरी सक्सेसफुल है, अच्छी हो सकती है, और आप किसी से भी कराओ, अपने डॉक्टर से कराओ, किसी भी डॉक्टर से कराओ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इंडिया में लोग सर्जरीज के लिए डरे हुए हैं। डरे, करेक्ट। ठीक है, अच्छी चीजों के बारे में पता ही नहीं है, अभी भी वो ये कहते हैं फलाना का फेल हुआ था, अरे फलाना का क्यों फेल हुआ था वो भी तो पता चले। ठीक है, सो मुझे लगता है कि जो चीजें अच्छी हैं उनके बारे में बताना जरूरी है, और वो बताने का काम मुझे लगता है कि जो स्पीयर हेड है वो डॉक्टर ही होना चाहिए, सर्जन ही होना चाहिए, उसे बताना चाहिए। ठीक है, दूसरों को बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग डरे हुए हैं। पर सर आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंस आएगा हमारी इंडियन पॉपुलेशन में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? मुझे ऐसा लगता आप है जैसा सर्जन अगर और मैं गीता का एक वर्ड ही बता दूं, काम करो फल की इच्छा ना करो। ठीक है, आए नहीं आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर मेरा मोटो एक ही है, गाइड एवरीवन। ठीक है, अच्छी चीजों के बारे में बताओ। ठीक है, हो सकता है मैं फेल हो जाऊँ, क्या फर्क पड़ता है, लाइफ में बहुत सारी चीजों के लिए फेल हुआ। ठीक है, इसमें भी फेल हो जाऊंगा, क्या है, मेरे को खराब नहीं लगेगा, बट मेरे दिमाग में ये जरूर है कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया। ठीक है, तो मैं ट्राई करने के लिए तैयार, तो मैं इसीलिए सब लोगों को बताता हूँ कि लर्न समथिंग गुड एंड ट्राई टू टेल एवरीवन दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड। ठीक है, हो सकता है किसी को सुनना हो, किसी को नहीं सुनना हो, अभी ये पॉडकास्ट बना रहे कोई नहीं सुने, बट मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सबको बताना चाहता हूँ। ठीक है, किसी को लगता है कि इसको बिल्कुल ना देखे, बट मे बी जो इंसान अगर किसी एक का भी हम हेल्प कर सकते हैं इससे, इस वीडियो से, इट विल चेंज देयर लाइफ। ठीक है, तो उसमें सोचने का नहीं कि कोई क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई बात नहीं। हो सकता है कि मेरे मोटिवेशन से एक और ऑर्थोपेडिक सर्जन इस चीज पे बात करने के लिए तैयार हो, एक पेशेंट का हो सकता है डर निकल जाए, वो एक भी काफी है, वो हो सकता है किसी और दो को निकाले, तो इट इज गोइंग टू बी चेन रिएक्शन, लेट इट बी। ठीक है, और इसमें क्या फायदा मिल रहा है, आई डोंट थिंक कि इसके बारे में सोचने की जरूरत है। सर ये मुझे लगता है कि एक पेशेंट जिसको कोई भी दर्द है और अगर उसको सर्जरी सजेस्ट किया है, तो उसके लिए पॉडकास्ट मेरे हिसाब से लाइफ चेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि अगर वो सारी चीजें जो हमने इसमें डिस्कस की हैं वो अगर सुन लेगा, तो मुझे लगता है कि ये उसके लिए बहुत अच्छा सही यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। एंड आप अगर आपको कोई भी दर्द है और आपको सर्जरी सजेस्ट कर दिए, आप एक बार इस पॉडकास्ट को देखिए और अपने उन सारे पर्दों को अपनी नजरों से हटाइए जो अभी तक आपकी नजरों के सामने आपको अंधेरे में रखा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।